नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जीएस के क्रम में इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें भी सबसे पहले पढ़ेंगे हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और उसमें भी सबसे पहले एक्ट पढ़ने वाले हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए दोस्तों, देखते हैं। एक बात जाने, जब किसी भी एक्ट को पढ़ रहे हों तो उसमें तीन चीजें पढ़नी जरूरी होती हैं। एक तो उसकी पृष्ठभूमि, दूसरा उस एक्ट में प्रावधान क्या क्या किए गए थे, और तीसरा उस एक्ट में क्या क्या कमी रही थी। दोस्तों, जब किसी एक्ट को जानना हो तो सबसे पहले जरूरत है कि हम ये देखें उस समय इतिहास में क्या ऐसी घटनाएं घट रही थी जो हमें इस एक्ट को लाने की आवश्यकता पड़ी, या ब्रिटेन सरकार को, जो ब्रिटेन सरकार थी वो इस एक्ट को लाई थी, वो किस कारण से लाई थी। ये जानने के लिए हमें पढ़ना होगा थोड़ी सी हिस्ट्री। उसके बाद जो इसमें प्रावधान किए गए थे, प्रावधान देखेंगे। प्रावधान देखने के बाद हम ये देखेंगे कि उसमें क्या ऐसी कमी रह गई जो आगे ब्रिटेन सरकार को एक और एक्ट लाना पड़ा, जो 1781 का सेटलमेंट एक्ट था। तो दोस्तों, जानते हैं हम सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो दोस्तों, एक बात थोड़ी सी अलग से जाने, पृष्ठभूमि से भी अलग। देखो दोस्तों, अगर कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी है, किसी भी देश की है, ये एक देश में है और ये अपनी ब्रांच खोलती है किसी अन्य कंट्री में, तो अब इस कंपनी का, जो भी मैं बात कर रहा हूं, जो भी कंपनी है, उसका संचालन दो जगह होगा। एक तो जहां की वो प्रॉपर है, जहां की भी वो प्रॉपर कंपनी है, तो वहां संचालन होगा उसका। एक उसने जहां अपनी ब्रांच खोली है, उसका संचालन वहां होगा। तो दोस्तों, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना 1600 में हुई थी। तो 1600 ईस्वी में जो हुई थी, ये कहां पर हुई थी? ये कहां पर हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी, ना कि भारत में। भारत में तो इसका पहला कारखाना जो खुला था वो 1613 में खुला था, सूरत में। स्थायी कारखाना बोलेंगे इसे। ये स्थायी कारखाना जो खुला था, ये 1613 में खुला था। लेकिन इससे पहले भी 1611 में मसूलीपट्टनम में एक कारखाना खोल चुके थे, जो अस्थायी कारखाना था। चलिए दोस्तों, देखते हैं तो जो कंपनी थी उसका प्रशासन क्या कैसे था। तो जब, क्योंकि कंपनी ये दोनों जगह पर थी, तो कंपनी का प्रशासन भी दोनों जगह पर होगा। तो एक जगह कहां पर होगा? ब्रिटेन में। तो एक ब्रिटेन में होगा। कंपनी का प्रशासन की बात कर रहे हैं कि जो कंपनी का प्रशासन है वो किस प्रकार से था। तो इसका प्रशासन एक तो होगा ब्रिटेन में और एक होगा भारत में। तो भारत में तो आपको पता है कैसे होगा भाई। भारत में कौन कौन करते थे संचालन भाई? गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, फिर उसके बाद वायसराय आए। इन्होंने किया था संचालन कंपनी का भारत में। लेकिन जो ब्रिटेन था उसमें क्या था भाई? ब्रिटेन में तो प्रॉपर कंपनी थी, ब्रिटेन में ही तो खुली थी कंपनी। तो वहां पर क्या थे? कंपनी के होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स। तो उसमें भी तीन प्रकार के थे दोस्तों, देखें। एक तो वो थे जो ऑल शेयर होल्डर्स थे। शेयर होल्डर तो आजकल हम भी हैं भाई। शेयर मार्केट में जब पैसे लगाते हैं तो किसी कंपनी का जब शेयर खरीदते हैं तो हम भी उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास एक निश्चित लिमिट से ज्यादा शेयर होंगे, तो उन्हें बोलते थे दोस्तों वहां पर सीओपी। सीओपी का मतलब होता है कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। और उसके बाद इसी में से कुछ छांटे जाएंगे जिन्हें बोलते थे सीओडी, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये मैन होते थे, ये मैन कंपनी का संचालन करते थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे। तो ये तो बात हो गई कंपनी के प्रशासन की। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कंपनी के प्रशासन की। अब आपने जान लिया कि किस प्रकार से कंपनी का जो संचालन होता था ब्रिटेन में किस प्रकार से था और भारत में किस प्रकार से था। मैं बात कर रहा हूं रेगुलेटिंग एक्ट की, तो उस समय तक केवल गवर्नर था, बाकी ये दोनों नहीं थे। गवर्नर जनरल कब बना था ये भी आपको पता होगा, और वायसराय कब बना ये भी आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो हिस्ट्री पढ़ेंगे जब बताएंगे हम। तो दोस्तों, फिलहाल ये देखें, ये तो होगी कंपनी के प्रशासन की बात। अब बात कर लेते हैं इस एक्ट की पृष्ठभूमि क्या थी। तो दोस्तों, एक बार फिर देखते हैं और जानते हैं थोड़ी सी बात। हिस्ट्री में ले चलते हैं आपको। हिस्ट्री में देखें, सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको बताता हूं 1757 में इस समय क्या हुआ था। दोस्तों, सभी को पता है, इस समय हुआ था प्लासी का युद्ध, जो कंपनी के और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। इस युद्ध में कंपनी विजयी रही थी। कैसे विजयी रही थी ये हिस्ट्री की बात है, लेकिन इस समय तक क्या हुआ था, 1757 के बाद जो कंपनी थी उसको भारत की चाबी हाथ लग गई थी। ये माना जाता था उस समय कि जो बंगाल है वो सबसे समृद्ध राज्य है भारत का। तो ऐसी प्रेसिडेंसी कंपनी के हाथ लग गई थी, इसे बोलते हैं भारत की। अब कंपनी के हाथ लग गई थी, पहली बात तो ये हो गई थी।
अब दूसरी बात, यहाँ के जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी जब ये भारत से लौटते थे इंग्लैंड में या ब्रिटेन में, तो ये बहुत ही धनी होकर लौटे। जैसे क्लाइव रहा और भी कई थे। तो ये जब वहाँ ब्रिटेन में लौटे तो उन्हें मतलब जो वहाँ के लोग थे, इनके ठाट बाट देख के न कहते थे नवाब लोग कि बहुत ही धनी हैं। और जितनी भी वहाँ के लोग थे उन्हें ऐसा लगता था जो कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो बहुत ही आर्थिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत है। क्योंकि भाई जब वहाँ के ये जो कंपनी के कर्मचारी हैं ये ब्रिटेन जा रहे हैं तो इतने धनी होकर जा रहे हैं, इनके पास सारी चीजें हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, तो उनको लगता था ये काफी मजबूत है कंपनी। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं था, क्योंकि जो कर्मचारी थे वो अपना करते थे निजी व्यापार। अब जो निजी व्यापार करेगा तो उसका जो मुनाफा होगा वो भी निजी ही होगा, तो कंपनी से उसे कोई मतलब होने वाला है नहीं। तो ये बात कंफर्म हो गई थी कि जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार करते थे, और जब ये वहां से लौटते थे ब्रिटेन में तो वहां के लोग इन्हें नवाब लोग कहते थे। एक बात तो ये हो गई। अब कंपनी जा रही थी घाटे में, कंपनी थी घाटे में। जब कंपनी थी घाटे में तो कंपनी की मदद करता कौन? अब क्योंकि कंपनी थी ब्रिटेन की, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ब्रिटेन सरकार से मांगा ऋण, कर्ज मांगा। जब कर्ज मांगा तो सभी हो गए शॉक्ड। भाई ऐसा क्यों? शॉक्ड क्यों? आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि सभी को ऐसा लगता था जो कंपनी है वो तो बहुत ही मजबूत है आर्थिक दृष्टि से, लेकिन इन्होंने मांगा है ऋण। ऐसा क्यों हुआ? भाई यहाँ के जो कर्मचारी है जब ये लौटते हैं, इतने धनी होकर लौटते हैं, तो पैसा जा कहाँ रहा है? तो अब ब्रिटेन सरकार ने क्या किया, दो कमेटी गठित की। दोस्तों नाम याद रखने हैं, कुछ की फैक्टर। आपको काम क्या करना है, कागज और पेंसिल लेके बैठना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उन्हें आप लिख लें। तो दोस्तों ये बात वेरी इंपॉर्टेंट, जब ब्रिटेन सरकार से ऋण मांगा गया कंपनी के द्वारा, तो ब्रिटेन सरकार ने क्या किया, ब्रिटेन सरकार ने दो कमेटी गठित की। एक कमेटी का नाम था सेलेक्ट समिति, और दूसरी समिति का नाम था दोस्तों सीक्रेट समिति। तो इन दोनों समिति ने क्या किया, जांच की फिर कि ऐसा क्या कारण है जो कंपनी को ऋण की आवश्यकता पड़ी। तो अब क्या हुआ, सेलेक्ट कमेटी ने जांच करने के बाद ये कहा कि कंपनी को ऋण तो दे दिया जाए, लेकिन इसके जो प्रशासनिक कार्य हैं उन पर थोड़ा नियंत्रण किया जाए। तो एक बात तो ये हो गई थी। तो दोस्तों एक तो बात ये हो गई थी कि कंफ्यूजन था ब्रिटेन सरकार को और वहां के लोगों को भी कि जो कंपनी है वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं था। भाई जब उसने ऋण मांगा तो इन्होंने कमेटी गठित की और कमेटी ने कहा कि ठीक है ऋण दे दीजिए, लेकिन इसके प्रशासनिक कार्यों पर थोड़ा नियंत्रण कर लिया जाए। अच्छा, एक कारण दोस्तों और था, आपको उस समय पता होगी, जो भारत थी, हम बात कर रहे हैं 1772-73 की बात कर रहे हैं लगभग, तो उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी। एक तो ये बंगाल थी, एक बंबई थी और एक मद्रास थी। तो क्या होता था, तीनों के अलग अलग गवर्नर थे, तीनों प्रेसिडेंसी में अलग अलग गवर्नर होते थे। तो दोस्तों इन तीनों में आपस में ही सामंजस्य नहीं था। क्या होता था, अब मान लो ये बंबई की जो यहाँ कंपनी है, जो गवर्नर है, ये तो मराठों से कर रहा था युद्ध, ऐसा होता था। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ का जो गवर्नर है वो कर लेता था इससे संधि। तो अब इन तीनों में ही आपस में सामंजस्य नहीं था। तो इस बात की भी एक बात वो थी कि जब क्योंकि ये तीनों एक ही कंपनी है और इसमें आपस में ही सामंजस्य नहीं है, तो इसे भी ठीक करने के लिए इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था। तो दोस्तों ये जानी हमने इसकी पृष्ठभूमि, कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों आवश्यकता पड़ी। सब गोलमाल था, जैसा कि आपको लग रहा है कि भाई कंपनी ऋण में भी थी और सबको लग रहा था कि आर्थिक दृष्टि से मजबूत है। दूसरे उसमें आपस में ही क्लैश हो रहे थे, जो तीनों गवर्नर थे उनमें ही संबंध ठीक नहीं थे। तो इन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटेन सरकार लाई फिर रेगुलेटिंग एक्ट। ये तो बात होगी कि क्यों जरूरत पड़ी। अब बात करते हैं कि क्या इसमें किया गया, क्या क्या प्रावधान किए गए। तो दोस्तों देखते हैं प्रावधान। अब दोस्तों क्योंकि कंपनी 2 जगह से संचालित हो रही थी, तो प्रावधान भी 2 जगह ही आने वाले हैं। अब ये बात रहेगी कि ब्रिटेन में क्या क्या हुआ था। पहली बात होगी कि ब्रिटेन में क्या हुआ, और दूसरी बात कि भारत में क्या चेंजेस हुए। अब ये तो कंफर्म है कि ब्रिटेन सरकार ने इस एक्ट के माध्यम से सबसे पहले कंपनी के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप किया था, सबसे पहले इसी के द्वारा। तो यहाँ जो सीओडी थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मैंने आपको बताए थे कौन होते हैं, ऑल शेयर होल्डर्स में से कुछ चुनिंदा लोग जिनके पास कंपनी के सबसे अधिक शेयर होते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका कार्यकाल 1 से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, और दूसरी बात, एक पत्र की बात और थी, वो अभी आपको पता लगेगी कि क्यों पत्र की बात की। तो अब और बात कर लेते हैं कि भारत में क्या क्या
प्रावधान किए गए। सबसे पहली बात कि भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया यहाँ, पहली बात। और दोस्तों बात ये थी कि जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। नाम याद रखने पड़ेंगे आपको दोस्तों। अब इससे पहले क्या होता था, जो बंगाल का गवर्नर था उसे मतलब पहले गवर्नर बोलते थे, गवर्नर जनरल नहीं बोलते थे। पहली बार नाम दिया गया गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही दोनों प्रेसिडेंसी आ गई जो बच रही थी। कौन कौन सी? तो बंबई थी और दूसरी थी मद्रास। अब ये दोनों प्रेसिडेंसी इसके अंतर्गत आ गई थी। इसमें प्रावधान किया गया था जो यहाँ के दोनों गवर्नर थे अब कुछ भी कार्य करेंगे वो इससे पूछ के करेंगे, पहले सलाह ले लेंगे। ये कन्फर्म था, यानी अब ऐसा नहीं होगा कि दोनों में क्लैश हो जाए कि ये कुछ कार्य कर रहा है उसके विपरीत ये कार्य कर दे, ऐसा होने वाला नहीं था इसके अनुसार। इसके साथ साथ बंगाल के गवर्नर जनरल जो बना था इसकी सहायता के लिए एक परिषद की स्थापना की गई। सहायता के लिए एक 4 सदस्य थे, उसमें सदस्यीय परिषद की स्थापना भी की गई थी। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात ये थी कि इसी एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इस एक्ट के ही द्वारा। और इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी के कर्मचारी थे, कर्मचारियों के निजी व्यापार पर कर दिया गया था प्रतिबंध। निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। और इसी के द्वारा दोस्तों जो ब्रिटेन सरकार थी, ब्रिटेन सरकार के द्वारा जो सीओडी थे, सीओडी पर नियंत्रण कर दिया गया था सशक्त और मजबूत। तो ये दोस्तों प्रावधान किए गए थे इसमें। तो दोस्तों ये प्रावधान थे जो रेगुलेटिंग एक्ट में किए गए थे। अब दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था जो कंपनी 2 जगह संचालित हो रही थी। अब यहाँ वाली जो कंपनी थी अगर ये कुछ भी यहाँ भेजती इस वाली कंपनी के पास जो भी पत्र या कुछ भी मतलब राजस्व के लिए जो भी कुछ भेजती थी, उस कंपनी को उसका एक लेटर या एक पत्र ब्रिटेन सरकार को सौंपना होता था। उसकी एक प्रति ब्रिटेन संसद में देनी होती थी। तो ये था एक प्रावधान, ये कर दिया गया था अगर कोई भी कार्य करेंगे ये तो उसकी एक कॉपी आपको ब्रिटेन संसद में देनी होगी। ये बात कंफर्म हो गई थी। चलिए दोस्तों ये थे इसके सारे प्रावधान। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या ऐसी कमी रह गई थी जो अगला एक्ट आया। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों ये थी इनकी बात। ये सारे जितने प्रावधान इसमें किए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट में वो सारे प्रावधान मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या कमी थी। तो कमी के लिए भी दोस्तों हमें थोड़ी सी ये ध्यान रखना है, जो गवर्नर जनरल था उसकी एक परिषद बनाई गई थी। मैंने अभी जो बताया था आपको, उसमें 4 सदस्य थे। तो दोस्तों उनके चारों के आपको नाम याद रखें या ना रखें लेकिन मैं बता देता हूं। एक नाम था क्लेवरिंग, एक था बारवेल, एक था मॉनसन और एक था फ्रांसिस। ये 4 लोग थे जो सदस्य बनाई गई थी, जो हमने परिषद बनाई थी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। तो ये 4 सदस्य थे। जो फ्रांसिस था दोस्तों वो घोर विरोधी था। अब घोर विरोधी किसका था? वो ये विरोधी था वारेन हेस्टिंग्स का। अब हम दोस्तों इसकी कमी देख रहे हैं कि कमी क्या रही जिसके कारण आगे जो एक्ट लाए हम। ठीक है, तो ये वारेन हेस्टिंग्स था और ये फ्रांसिस, ये आया था ब्रिटेन से। केवल एक मॉनसन ही ऐसा था जो यहां पर था, मतलब सॉरी बारवेल ऐसा था जो भारत में था। बाकी ये तीनों जो थे ये कहां से आए थे दोस्तों? ब्रिटेन से आए थे। अब इस प्रावधान ये किया गया था अगर कोई भी निर्णय होगा वो बहुमत से लिया जाएगा, बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाएगा अगर कोई भी निर्णय लिया जाएगा। तो ये प्रावधान किया गया था इस एक्ट में। अब क्या हुआ, कितने लोग हुए? 4 लोग ये थे, एक गवर्नर जनरल, तो 5 लोग हो गए। अब जिधर भी 3 लोग होंगे उधर मान लिया जाएगा, बहुमत हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये तीनों लोग ही अगर मान लो ये वारेन हेस्टिंग्स कोई भी निर्णय लेता तो तीनों क्योंकि एक साथ आए थे और ये इसका घोर विरोधी था तो उसके निर्णय को खत्म कर देते थे। तो अब क्योंकि गवर्नर जनरल सुपर पावर बनाया गया था, अब क्योंकि उसका निर्णय ही नहीं चल पा रहा तो फिर क्यों गवर्नर जनरल है वो? सबसे बड़ी बात तो यही थी। तो इसका मतलब इसकी पहली कमी ये हुई कि गवर्नर जनरल वर्सेज उसकी परिषद। पहली कमी तो यही हो गई थी कि उन दोनों में क्लैश हो रहे थे, जो गवर्नर जनरल है और उसकी परिषद है उसमें बात नहीं बन के दे रही। अब दूसरी कमी देख लेते हैं दोस्तों। दूसरी कमी क्या थी? अभी आपको मैंने बताया था कि जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी।
तो दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरी कमी क्या थी। तो मैंने आपको बताया था कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसमें क्या क्या मतलब इसमें जो स्थापना की गई थी, एक तो बनाया गया था मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो था वो था एलिजा इम्पे। नाम याद रख लेंगे, इंपोर्टेंट है कि एलिजा इम्पे जो था वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। साथ में 3 और उसकी सहायता के लिए न्यायाधीश बनाए गए थे। तो इसकी याद रखने के लिए वैसे मैंने HCL याद रखा है कि क्या क्या नाम था। एक तो हाइड था, एक चैम्बर था और एक था ली मिस्टेरियो। ये 3 नाम और थे। अब दोस्तों यहां ये डिफाइन नहीं था कि कानून बनाएगा कौन। भाई कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल भी था और सुप्रीम कोर्ट भी था। अब कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट कहता कि मैं सुप्रीम पावर हूं, गवर्नर जनरल कहता मैं सुप्रीम पावर हूं। तो कभी कभी ऐसा होता था कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट में भी क्लैश हुआ आगे चल के। तो ये 2 बड़ी कमी रही। एक तो गवर्नर जनरल वर्सेस उसकी परिषद जो थी, बहुत बड़ी कमी थी ये भी कि वही निर्णय नहीं मान्य हो रहे थे। और दूसरी कमी ये थी कि जो गवर्नर जनरल है और सुप्रीम कोर्ट में क्लैश हो रहा था कानून बनाने को लेकर। तो ये दोनों कमियों को दूर करने के लिए दोस्तों एक्ट लाया गया 1781 में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो दोस्तों ये कमी रही थी इसकी 2 कमी कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट में क्लैश हो रहा था और गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में क्लैश हो रहा था। इसे दूर करने के लिए लाए थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट की बात करेंगे हम दोस्तों अगली वीडियो में। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पृष्ठभूमि जानी हमने इसकी कि क्या पृष्ठभूमि रही। दोस्तों किसी भी एक्ट की पृष्ठभूमि जानने के लिए उस समय की परिस्थिति हमें जाननी चाहिए कि क्यों ऐसी परिस्थिति बनी और क्यों उस एक्ट को लाया गया। फिर क्या उस एक्ट में प्रावधान किए गए, ये प्रावधान भी हमने जाने। दोस्तों प्रावधान जरूर याद रखने हैं। और वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो भी आपको याद रखना है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, ये भी आपको याद रखना। एक कहानी के तौर पर याद रखें, जो संविधान की पूरी पृष्ठभूमि है उसे कहानी के तौर पर याद रखें। दोस्तों गॉड गिफ्टेड है हमें कि हम केवल एक इस पूरी पृथ्वी पर 1 ट्रिलियन स्पीसीज हैं, 1 लाख करोड़। उसमें से केवल हमारे अंदर ही एक पावर है इमेजिनेशन की। तो दोस्तों उसका प्रयोग करें, इमेज बनाएं, उस टाइम की सोचें ऐसा क्या हो रहा होगा और इमेजिनेशन की तरीके से पढ़ें। सबसे बेहतर वही होगा जो दिमाग में बिंब बना ले। बिंब का मतलब होता है इमेज बना ले, तो वो हमें चीजें आसानी से याद रहती हैं। तो दोस्तों ये हो गया पूरा एक्ट। इस एक्ट से आगे की सारी बातें हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।